तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर 1 है। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, जो किताब लिखी है कुलजीत कौर जी ने। ये कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है। ये काफ़ी महंगी किताब नहीं है, 125 रुपये इसका प्राइस है, आप खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है, नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ में हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, मतलब ट्रेड होता क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। पहली चीज़ है कि इंटरनेशनल ट्रेड है यानी वो इंटरनेशनल है, यानी एक नेशन को क्रॉस करके होता है। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है यानी एक देश के बॉर्डर को क्रॉस करती है गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स, तीनों हो गई। मतलब गुड्स और सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स, ऑब्वियसली कैपिटल ट्रांसफ़र होता है। और इसके मतलब कुछ खास चीज़ें हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि दो देशों के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, अलग अलग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम हम पढ़ेंगे ये कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, कैसे होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। चलिए हम धीरे धीरे मतलब समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। सेकेंड सेंचुरी बीसी से ये ट्रेड होता आ रहा है। और जब ये ट्रेड हुआ करता था तो सिल्क रूट कहते थे इसे। उस टाइम पे सिल्क, स्पाइसेस और वुल, गोल्ड यानी सोना चांदी, मसाले और सिल्क का ट्रेड होता था चाइना में और रोम में, जो उस टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा रूट था, बहुत फेमस रूट था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, उसका एक बहुत अच्छा, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, तो जो रॉयल चार्टर से बनी थी, तो इंडिया में जब वो आई तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक इंटरनेशनल कंपनी थी, मतलब ब्रिटिश कंपनी थी, वो इंडिया में आके ट्रेड करना चाहती थी। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे कि करेंसीज हो गए, इंटरनेशनल लॉज हो गए, जुडिशियल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी, मतलब ये सारी चीज़ें इस किताब में पढ़नी है हमें, जो इस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है, जो इसमें सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। उस टाइम पे पढ़ लेंगे। इसमें आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एक ग्रुप को कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप है। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सब जो। हम आगे चलते हैं। नेचर क्या क्या होता है, नेचर मतलब कैसे हम समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। तो इसका एक अच्छा तरीका है कि हम इसे फीचर्स समझ लेते हैं। तो फीचर्स में पहली चीज़ क्या है? इन्वॉल्व्स टू और मोर नेशंस, मतलब एक या एक से ज़्यादा देश उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली दो या दो से ज़्यादा, सॉरी एक से ज़्यादा नहीं, दो या दो से ज़्यादा, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होनी है तो एटलीस्ट एक बॉर्डर के, एक कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करना चाहिए। तो दो या दो से ज़्यादा जो नेशन है वो इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्रॉस बॉर्डर टाइप्स क्या होता है कि जब गुड्स मूव करती हैं, तो जब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब दूसरे देशों में पहुंचती हैं तो हर देश के अलग अलग लॉज होते हैं, अलग अलग टैरिफ्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं टैक्स लेने के, अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। तो इस वजह से जो क्रॉस बॉर्डर टैरिफ, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो उसमें क्रॉस बॉर्डर टैरिफ लगेगा ही। क्रॉस बॉर्डर टैरिफ कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसीज होती हैं। तो जब भी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होता है, यानी गुड्स भेजा गया तो उन्होंने पैसे भेजे, तो फॉरेन करेंसी में ही, ऑब्वियसली अपने ही करेंसी में भेजेंगे। तो वो आगे एक्सचेंज होता है, मतलब वो सेंट्रल बैंक करती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होता है। हाई रिस्क होता है ऑब्वियसली, क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग लॉज होते हैं, टैक्सेस होती हैं, पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं, इसीलिए रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एक फ़ीचर ये भी है कि अगर जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आप, जो भी कंपनीज ट्रेड कर रही हैं इंटरनेशनली, तो रिकॉग्नाइज हो जाती हैं कि हाँ एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है कह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स है। मैकडी क्या, मतलब काफ़ी फेमस है, डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मैंने बताया अभी कि एक ग्रुप है इंस्टीट्यूशंस का, जो कि डब्ल्यूटीओ, जो भी इंटरनेशनली उसको रेगुलेट करते हैं, जो कि ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, यानी ट्रेड को रेगुलेट करते हैं और करेंसीज को रेगुलेट करते हैं, एक्सचेंज को। समझ रहे हो ना? एक्चुअली वो एक बिजनेस के लिए ही होता है, ट्रेड के लिए होता है। जो भी फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर 2 में अच्छे से उसे पढ़ लेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल्स। टेंजिबल वो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल वो जिसे हम देख नहीं सकते हैं। गुड्स एक टेंजिबल कह सकते हैं, और
इंटेंजिबल यानी सर्विसेज, बस। और हाँ, टेक्नोलॉजी, नो हाउ, और ये भी सब इंटेंजिबल्स हो गए। मशीनरी, लेबर, वर्कफोर्स, कैपिटल, ये हो गया टेंजिबल, समझ रहे हो। इंश्योरेंस, बैंकिंग, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये इंटेंजिबल्स के एग्जांपल है। मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट, जैसे ही आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज मिलेंगी, ज़्यादा लोग मिलेंगे, आपके पास मार्केट ज़्यादा होगा, साथ ही साथ आपके आप ही के जैसे प्रोड्यूसर्स भी तो ज़्यादा होंगे। तो जब प्रोड्यूसर्स बढ़ जाएंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट एक डेवलप हो जाता है अल्टीमेटली, जिससे कंज्यूमर को ही फ़ायदा होता है। तो और नेक्स्ट है कमिटमेंट ऑफ लार्जर फंड्स। ऑब्वियसली आपको इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए। छोटे जैसे कि अब 100 रुपये है तो पड़ोस में ही दुकान खोल सकते हैं ना, तो इंटरनेशनली तो जा नहीं सकते हैं, तो आपको काफ़ी हैवी फंड चाहिए। इतना तो चाहिए कि बॉर्डर क्रॉस कर सके, ठीक है। और नेशनल इनकम इंक्रीज होता है जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो फॉरेन कर एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी है वो बाहर देश से होम कंट्री में आती है। इससे क्या होता है, जो होम कंट्री है उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ती है, तो इस वजह से क्या होता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, ठीक है। और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब भी हम बाहर जाते हैं तो जिन देशों में कंपनीज एंटर करती हैं, जो होस्ट कंट्री होती है, उन देशों में रिसोर्सेज हैं, जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, उन्हें यूटिलाइज कर सकती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक फ़ायदा इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब देखो क्या होता है कि जो इकोनॉमिक, देखो हर देश की अलग अलग कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग टैरिफ्स, अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग तरीके होते हैं टैक्स लेने के, स्लैब रेट्स होते हैं। कई देशों में जीएसटी होगी, कई देशों में नहीं होगी, इंडिया में जीएसटी है। तो सभी पॉलिसीज़ को एक जैसे, एक मतलब यूनिफाई करना, यूनाइट करना, यहाँ पे लिखा है ना यूनिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यूनाइट करना, ताकि बहुत अच्छे से आसानी से ट्रेड किया जा सके। उसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। यही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ये वही इंटीग्रेट करती हैं इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करती हैं। अब टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जब भी जो होस्ट कंट्री है, जहाँ पे भी वो जा रही है कंपनी, वहाँ के जो रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या होता है, वो अनटैप्ड होते हैं। तो जो कंपनीज जाती हैं तो उन्हें यूटिलाइज करती हैं। तो जब यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है, जैसे कि अगर चीप लेबर मिल जाता है, इंडिया में एक चीप लेबर अवेलेबल है, तो मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ आएंगी, लेबर आसानी से मिल जाएंगे, तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, यानी कॉस्ट घट जाएगी ना, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सीधी सी चीज़ है। लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन, जैसे क्या होता है कि जब दूर देश में व्यापार होता है, ट्रेड किया जाता है, तो उसमें कई लोग बीच में शामिल होते हैं, जैसे कि शिपिंग कंपनीज, क्लियरिंग एजेंट्स, फॉरवर्डिंग एजेंट्स, एक्सपोर्ट एजेंट्स, एक्सपोर्ट हाउसेज। तो ये मिडिल मैन कहते हैं इन्हें, क्योंकि एक्चुअली जो मान लो कि एक छोटी कंपनी है, वो इतनी छोटी भी नहीं है कि एक्सपोर्ट ना कर पाए, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि खुद से एक्सपोर्ट कर ले। तो कुछ लोगों का सहारा लेती है, कह सकते हैं हेल्प लेती है, या एग्रीमेंट करती है, कह सकते हैं। तो एग्रीमेंट करने के बाद जो कंपनी जो प्रोड्यूस किया उन्होंने उन्होंने वो एक्सपोर्ट हाउसेस को दे दिया, वो दू, दूसरे देशों में जाके बेच देंगे, या फिर शिपिंग कंपनीज हो गई। तो मिडल मैन का एक चेन होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनके अपने ही एजेंट्स हैं, अपने ही शिपिंग कंपनीज भी, अपनी शिप्स हैं, और अपनी क्लियरिंग हाउसेस भी हैं, क्लियरिंग एजेंट्स भी हैं। तो समझ रहे, लॉन्ग चेन ऑफ मिडल मैन, समझ में आ गया। तो सेवरल डॉक्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो देश हैं उनके अलग अलग रूल्स हैं, तो अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होना होता है। और जो एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, उसके बीच में भी डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो कई तरीके के डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, और इंस्पेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो स्कोप क्या है, क्या कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि वो कवर करती है, तो वो कवर करती है विजिबल आइटम्स को, इनविजिबल आइटम्स को, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को, और कैपिटल ट्रांसफ़र को। विजिबल आइटम क्या होता है, विजिबल आइटम यानी जो देखा जा सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो होती हैं वो फिजिकल गुड्स कह रहा है, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स यानी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी एक तरह से, मतलब एक तरफ से ही वो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी यूनिलैटरल, सिर्फ वन वे, गिफ्ट या डोनेशन, वन साइडेड ट्रांसफर, यहाँ लिखा भी तो है। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन, या समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स। तो ट्रेडिंग इन विजिबल आइटम्स समझ में आ गया, वही चीज़ है कि गुड्स और सर्विसेज हैं,
और उनमें ट्रेड हो रहा है। और ट्रेडिंग इन इनविजिबल आइटम्स यानी सर्विसेज और इनकम्स भी तो हैं, सर्विसेज और इनकम्स दोनों हैं, ठीक है। सर्विसेज कौन कौन सी हैं? शिपिंग, बैंकिंग, शिपिंग सर्विसेज या गुड्स है, नहीं है, शिपिंग सर्विस है, तो ये भी एक एक्सचेंज ही तो है, इससे प्रॉफिट होगा ना। और बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज। और इन चीज़ों के बदले जो पैसा आता है वो भी तो एक ट्रेड का पार्ट है। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड। प्रॉफिट क्या होता है? अगर कोई कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी अब्रॉड में है, तो वहाँ से जो वो काम करेगी वो प्रॉफिट्स कमाएगी और होम कंट्री को भेजती है, तो वो प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट क्या होता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अगर किया है किसी ने, जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गया? एसेट्स खरीद लेना, या फिर कोई भी किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेना। हालांकि कंपनी के स्टॉक्स खरीदने पे जो मिलता है वो डिविडेंड होता है। इंटरेस्ट यानी कोई पैसे देना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना, किसी को लोन दे देना, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? वन साइडेड ट्रांसफ़र, वो एक इनविजिबल ही होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर भी, क्योंकि फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और इसमें कौन क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं? रेमिटेंसेज हैं, डोनेशन है, फॉरेन एड है, गिफ्ट है। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? जैसे कि इंडियन कोई है, और मान लो इंडियन कोई है, वो बाहर जाके काम कर रहा है, जो कि मान लो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं अगर, तो कोई इंडियन रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट यानी इंडिया का है, इंडियन है, वो बाहर काम करता है, काम करके अपनी फैमिली को पैसा भेजता है, तो वो रेमिटेंसेस कहते हैं उसे, ठीक है। डोनेशन या फॉरेन एड, डोनेशन क्या होती है? जो फ्री में आती है, ठीक है। मान लो कुछ हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, धरती फट गई, आसमान निकल गया, ठीक है, बिजली गिर गई, उसके लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? एड देती है। जैसे अभी इंडिया अफगानिस्तान को भेज रहा है, वो एड। गिफ्ट्स क्या होती है? कोई बाहर का इंसान है और उन्होंने गिफ्ट्स भेजे, यानी वो मतलब वन साइडेड है, लेकिन उन्होंने कमा के अपनी फैमिली को नहीं भेजा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त रहता है बाहर, तो वो एक गिफ्ट का एग्जांपल है। कैपिटल ट्रांसफ़र क्या होता है? कैपिटल ट्रांसफ़र कहते हैं जो, देखो, कैपिटल क्या होता है? जब भी एसेट या लाइबिलिटीज़ में चेंज आती है तो उसे कहते हैं हम कैपिटल चेंज, ठीक है। एसेट या लाइबिलिटीज़ में चेंज आती है तो उसे कहते हैं कैपिटल चेंज। जब भी पैसा ट्रांसफ़र होगा और उससे कैप एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंज होगा तो होता है कैपिटल ट्रांसफ़र। क्लियर है? ठीक है। हाँ, कैपिटल ट्रांसफ़र का यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर कैपिटल। इतना तो पता ही होना चाहिए कि कैपिटल ट्रांसफ़र क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। तो वो पैसे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंज ले आ देते हैं, वो होता है कैपिटल ट्रांसफ़र। एक्चुअली ये होता है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स कमाए जा सके। पहला होता है इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि कोई भी फॉरेन का आदमी है या कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने कुछ पैसे भेजे मान लो इंडिया में, और उससे वो रिटर्न मिला, मान लो कि बिजनेस में लगा दिया या फिर किसी शेयर्स में लगा दिया, ठीक है। तो ये दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। एक होता है एफडीआई। एफडीआई यानी कोई कंपनी आई या कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, या कोई फॉरेन गवर्नमेंट भी हो गई, वो मान लो इंडिया में आती है और कुछ परचेज करती है या फिर कुछ एसेट्स खरीदती है या कोई कंपनी बनाती है या फिर कुछ भी करती है, ताकि इंडिया की एसेट उसकी मतलब उसकी जो बैलेंस शीट होगी ना, उसके कुछ अकाउंट्स मेंटेन होते होंगे, उसके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंज आता है, वो होता है एफडीआई, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसका नाम होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी स्टॉक मार्केट से, मतलब जैसे कि इनडायरेक्टली, जैसे अगर हम यहाँ हैं और यूएस की स्टॉक मार्केट से कुछ शेयर्स खरीद लिए एप्पल के, बहुत महंगे हैं, तो वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक। हम लैंड नहीं परचेज़ किया मैंने, लेबर नहीं यूज़ किया, कैपिटल लगाया, लेकिन कहाँ लगाया? पोर्टफोलियो में। तो समझ में आ गया। लोन्स क्या होता है? लोन्स यानी बोरोविंग्स, उधार, ठीक है। जब भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट या लॉन्ग टर्म क्रेडिट या मीडियम टर्म क्रेडिट, तीनों क्यों लिखा है, मतलब क्रेडिट ही लिख देता हूँ, तो वो होता है लोन। जब भी हम उधार लेते हैं तो लोन दो टाइप का होता है, एक सोवरेन लोन, एक कमर्शियल लोन। जब गवर्नमेंट जब पैसा लेगी तो उसे कहते हैं सोवरेन, ठीक है। गवर्नमेंट जब पैसा लेगी या गवर्नमेंट जब पैसा देगी, दोनों, उसे कहते हैं सोवरेन। जब कोई कॉरपोरेट यानी कोई भी कंपनी या प्राइवेट कंपनी अगर किसी प्राइवेट कंपनी से लोन लेता है या लोन देता है, उसे कहते हैं कमर्शियल लोन। बस इतनी सी चीज़ है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के? एक्सपेंडिंग मार्केट प्लेस, पहली है एक्सपेंडिंग मार्केट प्लेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो एक मार्केट, जो देखो
कोई भी कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो बेच रही है, तो उसका एक लिमिटेड स्कोप होगा। अगर वो 2 देशों में बेच रही है तो उसका जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ जाएगा ना, तो मार्केट प्लेस इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे। सेकंड क्या है, एक क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी इंडिया में आती है और वो यहाँ पे काम करेगी तो लोग कहाँ से हायर करेगी? क्या वो वहीं से ले आएगी? मान लो अमेरिकन कंपनी, तो अमेरिका से अपने सारे लोग तो ले आएगी नहीं, इंडिया से ही हायर करेगी। तो इसीलिए क्या होता है, थर्ड क्या है, जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा ऑब्वियसली, जब भी कोई कंपनी आएगी, वो काम करेगी या फिर ट्रेड करेगी या फिर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ भी करती है, तो क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा, कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। अगर इंडिया में ही आके प्रोड्यूस करती है तो जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा या नहीं, इनकम टैक्स पता नहीं, जो भी लगेगा, ठीक है, जीएसटी लगना चाहिए। तो उस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकंड क्या, फोर्थ क्या है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट्स। जब भी एक्सपोर्ट होता है, जब भी कोई कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है किसी और देश को, मान लो इंडिया से कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ से जो भी पेमेंट आएगा वो उस देश की करेंसी में आएगा। अमेरिकन अगर यहाँ से अमेरिका कुछ एक्सपोर्ट होता है, कोई कम मान लो कि कोई, जैसे मान लो लैपटॉप एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट अगर होते हैं तो अमेरिका से क्या आएगा, पैसा डॉलर में आएगा ना, तो इंडिया में क्या वो इकट्ठा होगा, डॉलर। तो जो फॉरेन करेंसी है वो अर्न होती है, गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होता है और नेशनल इनकम को भी और जीडीपी को भी, मतलब छोड़ो सा। तो प्रोमोटिंग म्यूचुअल कॉपरेशन अमॉन्ग नेशन। जब भी किन्हीं दो देशों में जब ट्रेड अच्छा चल रहा होता है, दो या दो से ज़्यादा, तो उसमें उससे क्या दिखता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ अच्छे से ट्रेड हो रहा है। तो जो म्यूचुअल कॉपरेशन है अलग अलग चीज़ों में, जैसे अगर ट्रेड अच्छा चल रहा होता है ना, तो डिप्लोमेटिक कॉपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रोड। मान लो, हाँ ऑब्वियस सी चीज़ है ना कि इंडियन कोई कंपनी है, वो यहाँ पे जिससे ए प्रोडक्ट है बन रहा है, लेकिन अमेरिका में वो ए प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो वहाँ की डिमांड फुलफिल कर देती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, जब भी जब भी एक्सपोर्ट होता है, मान लो अगर इंडियन कंपनी है, दोनों दोनों दो सिनेरियोज है, अगर कोई इंडियन कंपनी है वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है, कोई इंडियन कंपनी है जो कि बाहर जाके काम कर रही है, अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करती है, तो यहाँ के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो यहाँ के फुल्ली यूटिलाइज हो जाएंगी। वो क्या होगा एकदम, मतलब एक्चुअली क्या होगा ना, जब डिमांड बढ़ती है प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। तो पहली चीज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ हो गया। अगर मान लो इंडियन कोई कंपनी है बाहर जाती है, वहाँ पे वो सेटअप करती है और वहाँ से प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, तो वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है। तो दोनों केसेस है। और नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अगर कभी भी कोई प्रोडक्ट आता है, कोई प्रोडक्ट जाता है यहाँ से बाहर, बाहर से किसी देश में, तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस, ये सारी चीज़ें हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो जाता है काफ़ी। क्या होता है ना कि जब आपके पास कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक खर्च बढ़ेगा, आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यही तो होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, सिंपल सी चीज़ है, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, गुड सर्विसेज बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं, टैक्स मिल रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और क्या चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इसमें। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कोई बाहर कंपनी, बाहर देश में जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, तो क्या होता है, क्या हो गया, बंद कैसे हो गया था, हाँ तो कहा था इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का क्या मतलब होता है, जब भी कोई इंडियन कंपनी है बाहर गई, बाहर जाके वो बना रही है प्रोडक्ट्स, तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाएगी। जैसे कि अगर इंडिया में ज़ारा काम करती है, ज़ारा एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है, तो एक ब्रांड है, तो अगर इंडिया में आती है वो तो कहते हैं लोग ज़ारा कपड़े पहने मैंने, तो स्टारबक्स से आ रहा हूँ मैं, वो कॉफ़ी पीने नहीं जाते, वो स्टारबक्स जाते हैं, समझ लो। तो रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसी वो कूलनेस का फ़ायदा उठाती है कंपनी। चलो नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड में डिफरेंस क्या है, तो इधर आते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। पहला क्या है, मीनिंग। देखो, अगर कोई भी ट्रेड दो देशों के बीच में हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा, तो होता है इंटरनेशनल ट्रेड।
अगर एक देश के बीच में ही हो रहा है, यानी एक देश के कई स्टेट्स में या एक देश के ही कई सिटीज़ के बीच में, तो होता है डोमेस्टिक ट्रेड। ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, अगर किसी एक ही देश में कोई भी ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड है तो बहुत सारी ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे क्या, पोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और क्या है, करेंसी इन्वॉल्व, अगर कोई कम इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी, अगर डोमेस्टिक ट्रेड है तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। अमाउंट ऑफ फंड, अगर एक देश में ही आपको व्यापार करना है तो ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड यानी जाके वहाँ पे करना या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करना, कुछ भी करना, तो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। सिंपल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, एक्सचेंज कस्टम्स हो गया, टैक्सेस हो गया। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, जब लार्ज प्रोडक्शन, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्रोडक्शन का यानी मतलब क्या है, ज़्यादा प्रोडक्शन यानी ज़्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब बहुत अच्छे से रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं तो आपको कॉस्ट कम हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर एक ही देश में आप व्यापार कर रहे हैं तो क्या होगा, कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल श्योर नहीं है कि हो ही जाएगी अचीव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ, कहाँ गया, लेवल ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। ऑब्वियस सी चीज़ है, इंटरनेशनल ट्रेड में स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड। लैंग्वेज बैरियर्स कौन कौन से हैं, अगर एक देश में आप ट्रेड कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम कोई ना कोई ऐसे लॉन्ग लैंग्वेज होगा जो कि सभी लोगों को पता होगी, जैसे हिंदी है इंडिया में, और इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इंग्लिश तो अभी सब चीज़ें हटा रही है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, अगर किसी एक देश के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो उस देश की गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रूल्स, नहीं गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स गवर्नमेंट के हिसाब से आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में डील करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एक होम कंट्री की गवर्नमेंट, एक होस्ट कंट्री गवर्नमेंट, प्लस WTO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत सारी चीज़ें। कल्चर बैरियर्स, कल्चर बैरियर्स, अगर डोमेस्टिक ट्रेड है तो कल्चर बैरियर्स नहीं होती हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड है तो वहाँ के कल्चर डिफरेंट होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, सोचने के तरीके डिफरेंट होते हैं, रहन सहन का तरीका डिफरेंट होता है, तो इसीलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है, जो एक देश में ट्रेड करता है उसकी फॉर्मेलिटीज़ कम रहती हैं। ऑब्वियसली सिंपल चीज़ है ना, कि एक देश का कानून लागू होगा तो फॉर्मेलिटीज़ तो कम होगी। और जब इंटरनेशनल ट्रेड है तो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंसेज, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल, इसमें भी तो वही चीज़ है। एक देश में आप ट्रेड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, दो देशों में ट्रेड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक तो आप यहाँ रजिस्टर करवाओ, फिर वहाँ रजिस्टर करवाओ, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस, बला बला, ठीक है। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल तो मूव कर लेता है एक देश से दूसरे देश आसानी से, लेकिन क्या होता है कि लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आसानी से मूव नहीं कर पाता है। और डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है, वो आसानी से, एक्चुअली क्या है कि जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है, चारों चीज़ें जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक ट्रेड में आसानी से मूव करते हैं, तो बहुत यूटिलाइजेशन आसान हो जाती है। पॉलिटिकल रिस्क क्या है, एक देश की बिजनेस में पॉलिटिकल रिस्क ना के बराबर होती है, और दो देशों के या दो देशों से ज़्यादा के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज रेट रिस्क। अगर एक देश की करेंसी में ट्रेड होगा तो कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होगा, अगर एक से ज़्यादा देश की करेंसी में एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज रेट रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते आप, तो स्टेबलाइजेशन रहता है, ठीक है। लेवल ऑफ, सॉरी क्या हुआ, लेवल ऑफ कंपटीशन क्या होता है, अगर एक देश में ट्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपटीशन कम होगा। दो देशों में जब आपके पास मार्केट ब्रॉड हो जाती है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। कितने सिंपल चीज़ है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अगर जो एक देश में ट्रेड कर रहा है, चूँकि उसकी जो कंज्यूमर बेस है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, एक देश की बाउंड्रीज तक ही लिमिटेड होती है, तो जो डाइवर्सिफिकेशन है कंज्यूमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस का वो बहुत कम होता है। लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ के कल्चर की वजह से जो कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो कंज्यूमर के बिहेवियर्स, समझ रहे हो ना, कल्चर चेंज हो जाएगा, जियोग्राफिकल एरिया चेंज हो जाएगा, प्राइस, क्वालिटी, सब चीज़ चेंज हो जाती है।
सारी चीज़ें। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये कौन सी थ्योरी होती है? देखो, अगर इंडिया में एक, मान लो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तो इंडिया में अगर इंडिया में डोमेस्टिक ट्रेड अगर कर रहे हैं, मान लो इंडिया में ही सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, तो जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वो अप्लाई नहीं होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड में कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी अप्लाई होती है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या होती है? जो प्रोडक्शन टेक्निक्स है, यानी लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, इनमें से क्या हम चूज़ करें। अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं तो हम चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़े ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं, कि या तो हमें मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज क्या करती हैं कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करती हैं। तो अब क्या होता है, स्ट्रैटेजीज और ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन से तरीके होते हैं जो कि ग्लोबल बिजनेस में एंटर किया जा सकता है। क्या होता है कि बहुत कई तरीके हैं, एक्चुअली 5 तरीके हैं, 5 नहीं, 5-6 तरीके हैं शायद। ठीक है, वो अलग अलग कंपनीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं। क्या उसकी डिग्री ऑफ रिस्क क्या है, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ रिस्क क्या है। ठीक है, कौन कंपनी क्या बड़ी है या छोटी है। चलिए हम उसे अच्छे से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एट होम, अगर आप घर पे बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अब्रोड, यानी बाहर बनाते हैं, बाहर प्रोडक्शन करते हैं। इन्वेस्टमेंट एंट्री, पैसे लगा दिए। काउंटर ट्रेड, चलिए ये बताएंगे अभी। और अदर मेथड्स क्या हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एट होम, अगर आप अपने होम कंट्री में ही एक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, पहली चीज़, पहला तरीका है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन घर में करो और बाहर एक्सपोर्ट कर दो। फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट बेस्ड मेथड्स कैन बी, हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, जो फॉरेन कस्टमर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली डील नहीं करना है, यानी कोई बीच में कोई एक्सपोर्ट हाउस रहेगी, कन्फर्मिंग हाउस रहेगी, बाइंग हाउस रहेगी, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी रहेंगी, यानी ये सब क्या करती हैं, ये आपसे सामान खरीद लेंगी फिर जाके बेच देंगी। तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं, रिस्क ही नहीं होगा, आपको कोई मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं है, हम मैंने उसे बेच दिया, वो समझे, मुझे मेरे पैसे मिल गए। बेनिफिट्स, जो भी इंटरमीडियरीज बनेंगी, ये जो 4 हैं, बाइंग हाउसेस, कौन एक्सपोर्ट हाउसेस, चले एक्सपोर्ट हाउसेस मान लो, वो कोई एक्सपोर्ट हाउस है, उसने कुछ खरीद लिया आपसे, वो एक इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखता है कि वो उसका यही काम ही, कंपनी से सामान खरीदो और इंटरनेशनली बेचो, इंटरनेशनल कंपनीज को बेच दो या फिर इंटरनेशनली डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच दो। ठीक है, अब जो जो क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, इसमें आपको बहुत कम पैसे चाहिए, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और रॉ मटेरियल है और कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से मिल जाएंगे आपको। आसानी से कैसे मिल जाएंगे, जो इंटरमीडियरीज हैं ये आपको आसानी से अवेलेबल करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, और आपके पास इतने बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी कंपनी है नहीं, क्योंकि आपको उनकी मदद चाहिए। और क्या है, बेस्ट, हाँ, स्मॉल फर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं अप्लाई कर सकती हैं, लगा सकती हैं, अप्लाई भी कर सकती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के, आपके पास कस्टमर का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा, कस्टमर के आप डायरेक्टली फीडबैक्स नहीं ले सकते हैं। जो प्राइस है आपको थोड़ा कम मिलेगा, और जो एक्सपोर्ट हाउसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा, यानी मार्जिन मिल जाएगा, कमीशन नहीं। ठीक है, और जो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे इंटरमीडियरीज पे, आप खुद से अगर मान लो इंटरमीडियरी कह दिया कि नहीं मैंने नहीं खरीदा अब तुम्हारा सामान, तो फिर फंस गए ना। और डिसीजन मेकिंग पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, पैकिंग, प्राइसिंग, सेल्स, प्रमोशन, वो सब एक्सपोर्ट हाउसेज ही खुद कर लेंगे। और डायरेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी डायरेक्ट यहाँ बनाया आपने और फॉरेन कस्टमर तक आप ही पहुँचा रहे हो। ठीक है, तो इसके भी कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। पॉजिटिव साइड्स क्या होते हैं, मतलब जो मिडिल मैन के कॉस्ट्स हैं, मतलब जो एक्सपोर्ट हाउसेज बीच में थे उनके जो खर्चे थे, कमीशन लगेगा ना उनको भी देने में, वो ख़त्म हो जाता है। सेल्स पे आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, कस्टमर से आपका डायरेक्ट लिंक हो जाता है, कस्टमर से आप डायरेक्टली फीडबैक ले सकते हैं। पोटेंशियल प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट, मतलब जो मिडिल मैन की वजह से प्रॉफिट घट रहा था वो आपको अब मिलने लगेगा, हालांकि आपको फिर खर्च भी करना पड़ेगा खुद से एक्सपोर्ट करने में। और डायरेक्ट कंट्रोल ओवर, हाँ, पैकेजिंग पे, प्राइसिंग पे, आपकी क्या वहाँ पे इमेज है उस पर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज कैसे कंट्रोल की जा सकती है, पैकेजिंग अच्छा करो, प्राइसिंग कम रखो, मतलब इतना भी कम नहीं कि आपको सस्ता समझ लिया जाए। एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, जो होनी नहीं चाहिए, एडवर्टीजमेंट का जो कंट्रोल है वो कंपनी कर सकती है, प्रमोशन खुद करेगी। सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी बाद में
आफ्टर सेल सर्विस भी खुद ही दे सकती है कंपनी। तो इससे क्या होगा, कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको 100% बेनिफिट मिलेगा। यानी जो गवर्नमेंट है, जो इंटरनेशनल, मान लो कि अगर होम कंट्री है, मान लो कोई यूएसए कंपनी है, वो इंडिया में आती है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप आओ यहाँ पे ये प्लांट बैठाओ और या फिर ये गुड्स एक्सपोर्ट करो, और गवर्नमेंट उसके बदले आपको इंसेंटिव्स देगी, फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं आसानी से और 100% मिलेंगे। क्योंकि उस टाइम पे एक्सपोर्ट हाउसेज इन्वॉल्व थे तो शायद 100% ना मिलते हो। और क्या है, डायरेक्ट, हाँ, अपने नाम से आप जाने जाएंगे। एक्सपोर्ट हाउसेस बीच में आ रहे थे, वो अपने नाम लगा दे रहे थे, तो सिंपल है। अब एक्सपोर्ट हाउसेस ना होने की वजह से जो कंपनीज हैं वो अपने ही नाम से जानी जाएंगी, अपने ब्रांड नेम से। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं ना, रिस्क बढ़ जाता है, ग्रेटर इनिशियल आउटले, ये क्या चीज़ है याद नहीं आ रहा, छोड़ो। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, ऑब्वियसली आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे। और रिक्वायर ग्रेटर मैनेजीरियल एबिलिटी, आप जो एक्सपोर्ट हाउसेस की मदद ले रहे थे, जो कि कंपनी थी, जो एक स्पेशलाइज्ड कंपनी थी कि एक्सपोर्ट कराएगी, उसकी आप मदद ले रहे थे और आपको अब खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैनेजीरियल एबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए आपको, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे जो कि इस काम को कर पाए। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग क्या होती है, पिगी बैकिंग क्या होती है। देखो, एक जो कंपनी है वो अब डायरेक्ट, देखो, कंपनी बनाया प्रोडक्ट, उसने एक्सपोर्ट तो करना भी है और एक्सपोर्ट हाउसेस की मदद भी नहीं लेनी है, लेकिन खुद भी नहीं कर सकती है, तो वो दूसरी कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज़ करेगी। समझो, अगर मान लो कि एक कंपनी है इंडिया में, मान लो कोई कंपनी है वो पेन बनाती है, और उसे, इतनी पेन बनाने वाली कंपनी है, वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि खुद एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन उसे थोड़ा कंट्रोल भी चाहिए। तो क्या करेगी, एक दूसरे पेन बनाने वाली कंपनी से मिलेगी और उसके साथ कहेगी अब मेरा भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दो, थोड़ा कमीशन रख लेना। और कस्टमर्स को या कंपनीज को वहाँ पे जाके डायरेक्टली सेल करेगी। तो उससे क्या होगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, जैसे कि आप बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का नाम सुनेंगे ना, थोड़ा सा काम दूसरे से करवा लो लेकिन कंट्रोल खुद के पास ही रखो, तो होता है पिगी बैकिंग। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, क्योंकि अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, खुद के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, मैनेज नहीं करने पड़ेंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दूसरे के आप यूज़ करेंगे, उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी कि आप खुद का कैसे बना सकते हैं। और जब आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, यानी इतनी सारी चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। दूसरी डिसएडवांटेजेस क्या है, सिंपल चीज़ है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मार्केटिंग एफर्ट्स। अब जो कंपनी आपके वो ले जाएगी सामान, वो बेचेगी भी, और पोटेंशियल सेल्स कम होगा, क्योंकि अपना सामान जो दूसरी कंपनी वो ज़्यादा बेचेगी ना, आपके सामान पे बहुत ज़्यादा ध्यान तो देगी नहीं, सिंपल चीज़ है उस तो। और डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से फिर नहीं मिल पाएगा, कब शायद हो सकता है कि वो कस्टमर्स को बिके ना ही, तब बिकेगी ही नहीं तो फीडबैक कहाँ से लोगे। और अपना नाम शायद ख़त्म हो जाए, ओन ब्रांड, इरोजन ऑफ ओन ब्रांड। रॉन्ग मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन में लीड टू लॉसेस, अगर गलत चैनल यूज़ हो गया या फिर मान लो कि कोई कंपनी है उसने धोखा दे दिया, तो सारे लॉस हो जाने आपके। अगला क्या है, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट। कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट यानी कुछ कंपनीज हैं ABC, कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं और तीनों मिलके एक साथ वो सेल करेंगी और फॉरेन कस्टमर्स को बेचेंगी, मतलब एक साथ सेल करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट, कॉस्ट घट जाती है सिनर्जी इफेक्ट की वजह से। सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है जब कुछ एक या दो या सॉरी एक या नहीं, दो या दो से ज़्यादा लोग या कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं और वो मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे अगर दो लोग हैं अलग अलग काम कर रहे हैं तो कुछ 5-5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों लोग साथ में काम करने लगते हैं तो 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो जो सम है उनका वो ज़्यादा रहेगा अलग अलग काम करने से। तो सिनर्जी इफेक्ट इसे को कहते हैं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव हो जाती है क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत नीचे चली जाती है। और इंडिविजुअल ग्रोथ जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि आपको ग्रुप में काम करना पड़ता है। डिपेंडेंसी अपॉन पार्टनर्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना थोड़ा बहुत, तो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं उसे मैनेज करना ही पड़ेगा ना। और इंट्रा कॉरपोरेट ट्रांसफ़र क्या होता है, एक फर्म है जो किसी अपनी ही
एक कंपनी है, कंपनी ए है, कंपनी बी। यहाँ पे एग्जांपल देखो, एफिलिएटेड फर्म का मतलब क्या होता है, उसी की सब्सिडरी कह सकते हैं ना। अपनी इस पे कुछ कुछ कंट्रोल होगा इसका, या तो वेंचर होगा या फिर कंट्रोल होगा, ठीक है। तो कंपनी ए ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, कंपनी बी को बेचा, कंपनी बी ने फिर कस्टमर को बेचा। इसका एडवांटेज क्या है, कॉस्ट बहुत कम आएगी, एंड सेल्स बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेल्स बढ़ाने का काम कंपनी बी का है। और ये डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जिनके पास कुछ सब्सिडरीज है। सब्सिडरीज यानी वो कंपनीज जिनकी जिनकी कंट्रोल कंपनी ए के पास है। मान लो कंपनी बी अगर उसकी सब्सिडरी है, इसका मतलब ये है कि कंपनी बी का जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो कंपनी ए के पास है। अब कंट्रोलिंग स्टेक ज़रूरी नहीं कि 50% का हो, 20-25% का भी हो सकता है, ठीक है। ऑफशोर सर्विसेज क्या होते हैं, एक कंपनी है जो कि, छोड़ो से आसान भाषा में समझते हैं। ऑफशोर सर्विसेज क्या होती है, मान लो कि इंडियन कंपनी है, वो अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बेचती है, वो यहीं से जो कस्टमर सर्विसेज है वो यहीं से देती है, तो हो गया ऑफशोर सर्विसेज। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यहाँ पे दिया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और ऑफशोर सर्विसेज में क्या अंतर है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, कोई अपना काम है, आपने किसी फॉरेन कंपनी को उस काम का एक पार्ट दे दिया, उसने वापस आपको काम करके दे दिया, वो हो गया आउटसोर्सिंग। यहाँ अस नहीं होगा, ठीक है। और ऑफशोर सर्विसेज क्या होती है, जो कंपनी है वो खुद से ही काम करती है, मैनेजमेंट सारा खुद से ही करती है और इसी होम कंट्री में ही करती है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत आ रहा है तो। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो कॉस्ट हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं भाई, क्योंकि लेबर और जो अदर सर्विसेज हैं वो काफ़ी आसानी से मिलेंगे ना। और पॉलिटिकल, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। कंट्री की पॉलिटिक्स चेंज होगी, पॉलिसीज़ चेंज होगी, तो मे लीड टू नेगेटिव इफेक्ट, शायद कंपनी के लिए बहुत अच्छा ना हो। तो एक होम कंट्री वाला समझ में आ गया कि इतने तरीक़ों से हम लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अब्रोड क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग अब्रोड यानी बाहर ही आप बना रहे हो प्रोडक्ट को, ठीक है। आप यहाँ नहीं बना रहे हो, आप बाहर ही बना रहे हो। अब आप बाहर क्यों बना रहे हो, आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वहाँ पे शायद आपको लोन आसानी से मिल रहा हो, शायद आपके पास लेबर सस्ता मिल रहा हो, ठीक है। और शायद वहाँ के कस्टमर्स ज़्यादा डिमांडिंग हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन, मान लो कि आपके सामान वहाँ पे बहुत अच्छे से बिक रहा है, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट करके सामान बेचेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप वहीं पे एक फर्म सेटअप कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। लाइसेंसिंग, मान लो आपने कोई कंपनी बनाई और जो होम कंट्री है, मान लो होम कंट्री में कंपनी ए है, ठीक है। कंपनी बी ने एक अग्रीमेंट किया कंपनी बी से, और उसने ये लाइसेंस ले लिया कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कोविड वाला जो होता है ना, वो एस्ट्राजेनेका का था क्या, याद नहीं आ रहा, ठीक, मान लो एस्ट्राजेनेका का ही था, ठीक है। और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट थी, तो उसने वो बनाई, वो उसने टेक्नोलॉजी ले ली, प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, वर्क मेथड्स, पेटेंट, फार्मूला, इन्वेंशंस, टेक्निकल एडवाइसेस, ये सब चीज़ें होती हैं, इनकी लाइसेंसिंग मिलती है, ठीक है। ब्रांड नेम की भी लाइसेंसिंग मिलती है, ट्रेडमार्क की भी लाइसेंसिंग मिलती है। क्या होता है कि जो कंपनी है वो होस्ट कंट्री को कहती है कि, मतलब होस्ट कंट्री की कंपनी कहती है कि आप ले लो, आप ये चीज़ें बनाओ और इसके बदले मुझे रॉयल्टी रॉयल्टी दे दो। रॉयल्टी रॉयल्टी क्या होती है, एक फ़ी होती है जो किस चीज़ के बदले मिलती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बदले, टेक्नोलॉजी के बदले, वर्क मेथड्स के बदले, पेटेंट्स, फार्मूलाज, इन्वेंशंस, टेक्निकल एडवाइस, ट्रेडमार्क्स, मार्केटिंग एडवाइस, ब्रांड नेम्स या कॉपीराइट्स, इन चीज़ों के बदले एक फ़ी मिलती है, उसे कहते हैं रॉयल्टी। तो लाइसेंसर कंपनी क्या होती है, यानी कि मान लो इंडियन है कोई, चलो वही वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि वो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने क्या किया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वो टेक्नोलॉजी दे दी, ब्रांड नेम नहीं, ब्रांड नेम भी दिया, हाँ याद नहीं, कॉपी राइट्स, हाँ हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए थे उस टाइम, बहुत वो हुआ था ना, ये न्यूज़ वूज़ देखा होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वो प्रोडक्शन की। इसके बदले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या दिया लाइसेंसर कंपनी को, लाइसेंस फीस, रॉयल्टी। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, आप बिना वहाँ गए सिर्फ लाइसेंस दे के भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट इसके, हाँ इसके एडवांटेजेस क्या है, लो फाइनेंशियल रिस्क, आपको फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता क्योंकि जो लाइसेंसी कंपनी है वो सब कुछ अपने से ही करती है, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग और सेल खुद से ही करती है। और जो आपके कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। और टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्शंस, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के टैरिफ और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि आपको खुद जाने पर देने पड़ सकते हैं, टैरिफ्स और रेस्ट्रिक्शंस आपको झेलने पड़ सकते हैं, वो आपको नहीं अब झेलने पड़ेंगे। नेक्स्ट यार, लाइसेंसी प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ लोकल मार्केट, जो लाइसेंसी है, जो भी कंपनी लाइसेंस ले रही है वो लोकल मार्केट का पूरा नॉलेज आपको दे देगी, तो आपको फ़ायदा है ना नेक्स्ट टाइम, ठीक है।
और कस्टमर मैन्युफैक्चरर इज़ नियर टू कस्टमर, ऑब्वियसली चीज़ है कि जब नॉलेज होगा लोकल मार्केट का तो कस्टमर के बारे में ज़्यादा पता होगा, कस्टमर बेस स्ट्रांग हो सकता है, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट्स और अच्छे से बन सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या होता है कि जो लाइसेंसर कंपनी है वो लाइसेंसी कंपनी को उसने लाइसेंस दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद उसका मतलब काम ख़त्म। अब वो 100% कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल कर सकता है लेकिन 100% नहीं कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अब मान लो कि कोई मैकडी है, मैकडी ने लाइसेंस दे दिया है, मैकडी यहाँ खुला हुआ है पड़ोस में, और उसने कुछ आलू मैक आलू टिक्की है उसमें सॉस नहीं डाले, चीज़ नहीं डाला अगर, ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल पे आपको कोई काबू नहीं रह जाता, तो उससे क्या होगा, आपकी ब्रांड इमेज खराब हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉफिट्स, तो आपकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो है जो आप खुद से एंटर करके कर सकते थे वो अब लिमिट हो जाती हैं, क्योंकि आपको अब वेट करना पड़ेगा कि जो लाइसेंसी कंपनी है वही आपको करके देगी। डिपेंडेंस ऑन लाइसेंस, जो अगर आप मान लो लाइसेंसी कंपनी है, कहाँ गई ये, एक सेकेंड, मान लो इंडियन कोई कंपनी है, तो सॉरी वही वाले एग्जांपल लेते हैं, जो मान लो ब्रिटिश कंपनी थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उसने लाइसेंस दिया, तो अब ब्रिटिश कंपनी जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गई है कि हाँ अब वही बिकेगा तो उसका मुझे रॉयल्टी मिलेगी। अब पता नहीं ये बेच रहा है नहीं बेच रहा है, कोई कॉपी कर ले, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फ्यूचर कॉम्पिटिटर, वही चीज़ है ना, मान लो कॉपी कर ले सीरम इंस्टीट्यूट और नया बना ले और उसका नाम रख दे सीरम वै नहीं, छोड़ देना। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विथ लाइसेंसी, अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, किस वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो क्रिएट हो सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है और उसने एक फॉरेन कंपनी को कुछ राइट्स दे दिए ट्रेडमार्क्स यूज़ करने के लिए, या फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए, या फिर कुछ भी, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से जो नेक्स्ट यानी जो होस्ट कंट्री है यानी जो फ्रेंचाइजी कंट्री है उसे कुछ फ़ायदा होता है, इसके बदले जो फीस मिलती है उसे कहते हैं मैनेजमेंट फ़ीस। किसे फ़ीस मिलेगी, जो फ्रेंचाइज़र है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फ्रेंचाइज़र क्या करता है, कुछ राइट्स आपको दे देता है, आपके ट्रेडमार्क्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, आप उसका रेप्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मैकडी का, मान लो एक मैकडी है और मैकडी ने इंडिया में उस किसी कंपनी को दे दिया। अब मैकडी क्या होगा, मैकडी का नाम, मैकडी तो यहाँ पे नहीं आ रही है ना खुद से, उसका नाम है सिर्फ, उसके कुछ बेचने के तरीके हैं, सामान बनाने के तरीके हैं, प्रोडक्ट्स बनाने के तरीके हैं, ट्रेनिंग उसने दे दी, इसके बदले उसने क्या लिया, मैनेजमेंट फ़ीस, ठीक है, तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग से भी। बेसिक मोटिव क्या होता है, मेंटेन अ स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड लोगो एंड सिस्टम। आप वर्ल्ड वाइड जाते हैं ताकि आपका ब्रांड लोगो, ब्रांड क्रिएट हो सके, सिस्टम आपके क्रिएट हो सके और क्वालिटी आप एक क्वालिटी दे पाएँ, यानी कि आपकी क्वालिटी बहुत फेमस हो जाती है। क्या होता है ना कि हाँ एक हाँ, और जो प्रोडक्ट है क्या होता है ना कि देखो, अगर इधर थे पहले वाले में क्या पढ़ा था हमने कि प्रोडक्ट बनाया और बाहर बेचा, उसके बाद क्या पड़ा, लाइसेंस दिया, लाइसेंस एकदम सेम टू सेम कम प्रोडक्ट बनाना है। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट जो है उसका उसमें चेंजेस ले आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि मैकडोनल्ड्स जो है वो सामुराई पॉर्क बर्गर बेचता है, कहाँ पे, थाईलैंड में, लेकिन इंडिया में नहीं बेचता, इंडिया में वेज बर्गर्स, मतलब नॉनवेज भी मिलते हैं, मोस्टली वेज बर्गर्स ही मिलते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए चित्र बनाया गया है, देखिए ज़रा, फ्रेंचाइज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट या ब्रांड नेम दे दिया उन्होंने फ्रेंचाइजी कंपनी को, उसके बदले मैनेजमेंट फ़ीस मिली है इन्हें, और ये क्या करता है, सेल करता है प्रोडक्ट को, और प्रॉफिट थोड़ा ये रख लेगा, थोड़ा ये रख लेगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ गया भाई, ट्रेडमार्क जो है वो ऑलरेडी फेमस होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर, यानी रिस्क ऑफ फेलियर, जो होस्ट कंट्री है उस प्रोडक्ट के फेलियर के बहुत चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी फेमस होता है, काफ़ी इसके ब्रांड नेम ऑलरेडी बना हुआ होता है। ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल एज कम्पेयर टू लाइसेंसिंग, आप उतने ही, आप जितना चाहें उतना ही आप क्या कहते हैं, जैसे कंट्रोल आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब लाइसेंसिंग में क्या था कि, छोड़ो फिर से नहीं पढ़ाऊंगा मैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके, अब डज नॉट प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इन फॉरेन मार्केट्स, अब जो होम कंट्री फ्रेंचाइजर कंपनी उसने कुछ अपने दे दिए सिस्टम्स, और फ्रेंचाइजी जो है वो बेच रहा है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, बना बनाया चीज़ है, जैसे उसके प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट भी एकदम सेम टू सेम ले आया और बेच दिया उसने। तो हाई मॉनिटरिंग कॉस्ट, अब आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना पड़ता है कि कोई
यानी जो फ्रेंचाइजी है वहाँ पे कुछ लोचा ना कर दे, जैसे कि कम प्रोडक्ट की कॉपी ना बना ले या प्रोडक्ट के फार्मूलाज ना लीक कर दे। प्रॉब्लम विथ लोकल लेजिस्लेशन, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लेजिस्लेशन के हिसाब से, यानी कि आपको रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करने पड़ सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की फ्रेंचाइजिंग होती है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी क्या कहता है कि जो फ्रेंचाइजर कंपनी है उसने बने बनाए प्रोडक्ट्स बेचे, मतलब बने बनाए प्रोडक्ट्स दे दिए फ्रेंचाइजी कंपनी को, और उन्हें अलाउ कर देता है कि आप उसका ब्रांड नेम यूज़ करो, ट्रेडमार्क यूज़ करो, और उसके बदले क्या होता है एक फीस देती है भाई। और बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग क्या होती है या प्योर फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, वो इंटायर बिजनेस समझाता है, कैसे काम करती है, मार्केटिंग, सेलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, हर चीज़ उसे सिखाती है। इसमें क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट बना के दे दिया और आपको डिस्ट्रीब्यूशन का फेस संभालना है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, सारी चीज़ संभालनी है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स भी दिए हूँ। मैकडोनल्ड्स, अब मैकडोनल्ड्स बर्गर बनाते, मान लो मैकडी के बर्गर्स हैं, बर्गर किंग के बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा हैं, क्या आप वहाँ से बना के भेज सकते हो? पॉसिबल ही नहीं, आपको लोकल ही बनाना पड़ेगा और तुरंत बनाना पड़ेगा। तो हर चीज़ सिखानी ही पड़ेगी, इसीलिए इसमें जो रिस्क है, यहाँ पर रिस्क की बात हो रही थी, इधर या कहाँ गया, छोड़ो, वो रिस्क की बात हो रही थी, वो बढ़ जाता है। अब देखो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है, एक सेकेंड ज़रा, तो ये छोटा हो रहा है क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या डिफरेंस है? जो लाइसेंसिंग के ऑपरेशन खुद से हो सकते हैं, फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फिर फ्रेंचाइजर होता है जो होम कंट्री वाला, जो मतलब पेरेंट कंपनी है, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो अपने हिसाब से चलाता है। लाइसेंसिंग क्या होता है, लाइसेंस दे दिया और ऑपरेशंस जो है, यानी देखो लाइसेंस दे दिया कि आपको प्रोडक्ट ए बनाना है, आप प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, लेकिन जो मान लो ओन पेरेंट कंपनी है वो बना रहा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, और आप बना रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, क्योंकि आपके पास चीप लेबर अवेलेबल है, तो ऑपरेशंस चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजिंग में क्या है, वो फ्रेंचाइजर के पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं, आप कुछ में उसे चेंजेस नहीं ले आ सकते। लाइसेंसिंग क्या होता है, रॉयल्टी पे करती है जो कि कम होती है। लाइसेंसिंग की जो फ़ी होती है वो फ्रेंचाइजिंग से कम होती है, और फ्रेंचाइजिंग होती है उसमें जो फ़ी होती है बहुत हाई होती है। यहाँ पे क्या होता है, लाइसेंसिंग में प्रोडक्ट ही मेन मुद्दा होता है, आप प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, कैसे बेच रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, हर चीज़ें उसमें कवर होती हैं, गुडविल, नो हाउ, बिजनेस कॉन्टैक्ट, जो सेल्स, कस्टमर फीडबैक है, हर चीज़, ठीक है। और लाइसेंसिंग की साइकिल क्या होती है, 15 से 20 साल होती है, फ्रेंचाइजिंग 5 से 10 साल की होती है, ठीक है। फिर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, टाइम कम। और लाइसेंसिंग इंजॉय सब्सटेंशियल मेजर्स ऑफ फी नेगोशिएशन, इट हैज़ ए स्टैंडर्डाइज्ड फी स्ट्रक्चर। फ्रेंचाइजिंग में फी स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज होता है, कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। लाइसेंसिंग में आप फीस कम करवा सकते हैं, मोल भाव करवा सकते हैं, ठीक है। और जो लाइसेंसर है वो कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है लाइसेंसी के ऊपर, लेकिन फ्रेंचाइजर का कंट्रोल फ्रेंचाइजी के ऊपर ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू लाइसेंसिंग, कंपेरेटिवली नहीं। जो लाइसेंस होते हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस लेते हैं, जैसे कि ऑलरेडी कोई कंपनी, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया में, है मतलब थी नहीं, वो लाइसेंस ले है। और फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, वो कोई भी ले सकता है, क्योंकि सब कुछ तो फ्रेंचाइजर अवेलेबल करा देगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम टर्न की प्रोजेक्ट्स की तरफ। टर्न की प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझिए, एक डोमेस्टिक कंपनी है, बाहर देश में गई, कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, कोई कंपनी, कोई प्लांट, कोई डैम वैम बिल्ड कर दिया, फिर फॉरेन कंपनी को वो ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। इसके 4 तरीके हैं। बिल्ड ट्रांसफ़र क्या है, बिल्ड ट्रांसफ़र यानी बनाया और ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र क्या होता है, बनाया, कुछ दिन चलाया, और उसके बाद मतलब थोड़ा चलाना वाला सिखा दिया, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, बनाया, कुछ दिन चलाया, कॉस्ट रिकवर की, समझाया कैसे चलाना है, उसके बाद ट्रांसफ़र किया। बिल्ड ऑन ऑपरेट क्या होता है, बिल्ड, बनाया, ओन यानी उसकी जो ओनरशिप है वो अभी भी पेरेंट कंपनी के पास ही है, जो कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को बनाया है। और जो फॉरेन कंट्रैक्टी है, फॉरेन कंट्रैक्टी यानी जो फॉरेन कंपनी है उसके कुछ बेनिफिट्स लेता है, ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होगा इसमें। अब मान लो प्रोजेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन नेटवर्क एंड वाटर ट्रीटमेंट, मान लो कोई कंपनी, मान लो एप्पल की एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, एप्पल यहाँ पे आया, उसने बनाया, ऑपरेट भी कर रहा है, लेकिन समझ रहे हो ट्रांसफ़र नहीं किया किसी को, तो टर्न की प्रोजेक्ट का एक एग्जाम्पल भी है।
एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? जो रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस कर सकती है जो कंट्रैक्टर फर्म है, और एक्सपर्टाइज भी फोकस कर सकती है, बहुत ज़्यादा उधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? जो सीक्रेट्स हैं, जो गुप्त चीज़ें हैं, जैसे कि कोका कोला का सीक्रेट है कि कैसे बनाती कोक, बहुत ज़्यादा बड़े तिजोरी में बंद है, पता नहीं क्यों। तो वो सीक्रेट जो हैं वो रिवील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कुछ लोगों को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, तो आपके सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। टेक ओवर प्लान्स बाय होस्ट कंट्री, मान लो आप बना के गए और कोई ऐसे उधर का दादा है आके आपको कब्जा कर लिया, मतलब समझ रहे हो, चाचा विधायक होंगे, कब्जा कर लिया, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे फिर। इसका डिसएडवांटेज है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? एक एग्रीमेंट होती है, दो कंपनीज के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए या फिर प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट बनाने के लिए, लेकिन जो जो देखो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट हुआ, प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन जो अरे ओनरशिप ओनरशिप होती है वो पेरेंट कंपनी के पास ही होती है लगभग लगभग। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके। देखो क्या होता है ना कि कोई कंपनी है, कोई प्रोजेक्ट बनाया या उसका पार्ट बनाया। यहाँ पे देखो, आप एग्जांपल देखो पीछे, एक कंपनी है, उसने कंपनी टू से एग्रीमेंट किया, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। उसने क्या किया, उस कंपनी को ये पार्ट दे दिया कि आप प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन करो, और प्रोडक्ट प्रमोशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खुद ही करेगी। जैसे कि यूनिलीवर है, इंडिया में क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, किसी कंपनी को उसने दे दिया है प्रोडक्शन करने के लिए, और जो प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग है वो खुद ही करती है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल का। एप्पल क्या करता है, ताइवान में एक फॉक्सकॉन कंपनी है, उसने उसने उसको दे रखा है कि आप प्रोडक्शन करो। एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स फॉक्सकॉन ही बनाती है लगभग लगभग ताइवान में, और जो एप्पल है बाकी एडवर्टीजमेंट प्रमोशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद करती है। तो ये भी एक एग्जांपल है। इसके एडवांटेजेस क्या है? लो रिस्क है, यानी पैसे के रिस्क कम है। आप जो फर्म है, जो पेरेंट कंपनी है यार, जो यानी जो एप्पल है या यूनिलीवर है, वो अपने रिसोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंट्रोल होगा, मार्केटिंग पे कंट्रोल होगा, सेल्स सर्विसेज पे कंट्रोल होगा, जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्राइसिंग प्रॉब्लम्स, चूँकि वो कंपनी जो खुद ही बेचेगी और सेलिंग ट्रांसफर ये सब जो करेगी, तो प्राइसिंग प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी। और जो इट फ्रीज द कंपनी फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज। जो कंपनी है, यानी जो एप्पल मान लो है, तो वो रिस्क जो है वो कम कर देती है उसकी, क्योंकि प्रोडक्शन तो होम कंट्री की ही कंपनी कर रही है, तो रिस्क जो इन्वेस्टमेंट का है वो घट जाता है। और डज नॉट हैव टू कमिट रिसोर्स फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। जो अपने रिसोर्सेज नहीं देने पड़ते हैं, वहाँ की एक कोई लोकल कंपनी होगी, वो अपने रिसोर्सेज लगाएगी, प्रोडक्शन फैसिलिटी सेट करेगी, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, वो आपको प्रोडक्शन करके दे देगी। सिंपल चीज़ है। हेल्प्स इन अचीव बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होता है, जब आपके पास कॉस्ट घट जाएगी ना, कि देखो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कंपनी है वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है, तो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पे चली जाएगी, और आपको प्रोडक्शन करनी नहीं है, तो आपके लिए भी तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव की जा सकती है। लोकेशन इकोनॉमीज भी अचीव की जा सकती है। लोकेशन इकोनॉमीज क्या होती है, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में अनटैप्ड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में कोई कंपनी आएगी और यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर देगी, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगेगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन, चूँकि यहाँ पे मेक इन इंडिया के अंडर बहुत सारे स्कीम्स चल रही हैं, तो उसका बेनिफिट उठा सकती है। एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल ड्यू टू लो फाइनेंशियल कमिटमेंट। एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल होता है, आसानी से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पैसा नहीं लगा है ना। तो और डिसएडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस कंट्रोल में अफेक्ट क्वालिटी एंड डिलीवरी शेड्यूल। जो जो कंट्रोल है वो आप 100% नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब प्रोडक्शन आप खुद तो कर नहीं रहे हैं, एग्रीमेंट किया आपने सिर्फ, तो क्वालिटी पे आप अफेक्ट हो सकता है, और डिलीवरी पे भी आप डिलीवरी में टाइम ले सकती है जो प्रोडक्शन कंपनी है। हार्ड टू फाइंड अ रिलायबल मैन्युफैक्चरर, एक बहुत भरोसेमंद इंसान ढूंढने बहुत मुश्किल होती है। सब कॉन्ट्रैक्टर कुड बिकम अ कॉम्पिटिटर। जो सब कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि एप्पल और फॉक्सकॉन में है, तो फॉक्सकॉन आगे चल के कॉम्पिटिटर बन सकती है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया एप्पल का और फॉक्सकॉन का, तो फॉक्सकॉन उसी को धोखा दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम ड्यू टू कल्चरल लैंग्वेज बैरियर इन डिफरेंट कंट्रीज। जो फॉक्सकॉन और एप्पल है, मान लो एप्पल अमेरिकन है और फॉक्सकॉन ताइवानीज, मान लो क्या है ही, तो जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, सोचने के तरीके हैं डिफरेंट होते हैं, मैनेजमेंट के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं।
और क्या नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप एक कंपनी है, कंपनी बी को आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा कि आप बनाओ बेचो, और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी देखो मैनेजीरियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी, यहाँ लिखा है ना, कहीं लिखा तो था, मैनेजीरियल असिस्टेंट टेक्निकल एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू एन ओवरसीज कंपनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। पैसे के लिए कंपनी क्या करती है, मैनेजरियल असिस्टेंट देती है, इसे टेक्निकल एक्सपर्टाइज दे देगी, सिखा देगी, आसान भाषा में कह सकते हैं, और उसके बदले एक प्रॉफिट का एक परसेंटेज ले लेगी, या फिर लमसम फी भी ले सकती है, एक मोटा अमाउंट नहीं कह सकते, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ले सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, मेनी होटल ग्रुप्स हैव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विद होटल्स अब्रोड टू मैनेज सर्विसेज एंड अर्न फी फॉर कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट सर्विसेज। समझ रहे हो, होटल ग्रुप्स होती हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हाँ भाई बाहर जाओ और सिखाओ कि आपको चलाना कैसे है होटल को, ठीक है। तो उससे समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ऐसे मुश्किल चीज़ें नहीं है ये। एडवांटेज क्या है, हाई रिस्क नहीं होता है, ऑब्वियसली सिर्फ आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी होती तो रिस्क आएगा, पैसा लगा नहीं है, पैसा आपको मिलना ही है। और दूसरी तरफ से देखो तो भी तो आपको पैसा सिर्फ लगाना है ना, और कुछ तो लगाना नहीं है। मैनेजमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, पैसा मत देना। और स्टार्ट यील्डिंग इनकम क्विकली, एकदम तुरंत पैसे आने लगते हैं, क्योंकि एक होती है प्रोडक्शन करना, फैसिलिटी बैठाना, और आपको सर्विस देना। सर्विस देने में ज़्यादा आसानी सर्विस दी जा सकती है, तुरंत दी जा सकती है। इंक्रीजिंग द रेपुटेशन ऑफ कंपनी फॉर गेटिंग फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, आपकी ये रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना, आप अगर अच्छी काम करोगे तो बढ़ेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्कार्स मैनेजमेंट टैलेंट का इनपुट। हाँ, अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, किसी को भी बैठा दिए टैब मैनेजमेंट में, तो टैलेंट के नाम पे चौपट, कंपनी चौपट हो जाएगी ना। हाँ, और एक चीज़ है, स्कार्स मैनेजमेंट टैलेंट। देखो क्या होता है, मैनेजमेंट टैलेंट जो है वो स्कार्स होता है, मतलब ऑब्वियसली जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत कम होते हैं। तो अगर वो एक कंट्रैक्ट कर लेते हैं कि ए और बी में कि हाँ आपको इतना ही कर सकते हैं, तो इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, ये वो कहना चाहता है, ठीक है। मे प्रिवेंट कंपनी सेटिंग अप इट्स ओन ऑपरेशंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कंपनी बी कंपनी ए से, और असिस्टेंट लेने लगती है, लेकिन कंपनी बी के पास बाद में पता चलता है कि हाँ मेरे पास भी तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना, तो डिसएडवांटेज है। इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड क्या होता है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड। इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड का मतलब क्या होता है, पैसे इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। पैसे ही नहीं, मतलब हाँ पैसे आसान भाषा में कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। होली ओन सब्सिडरीज, पहली चीज़ है होली ओन सब्सिडरीज। सब्सिडरीज यानी कंपनी या तो खरीद लेना या फिर उसमें स्टेक अक्वायर कर लेना। मोर देन 51 to 99% शेयर नहीं, यहाँ पे वोटिंग राइट्स होने चाहिए, वोटिंग राइट्स अक्वायर कर लेना, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है वो किसी इंटरनेशनल कंपनी, फॉरेन कंपनी के कुछ वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लेती है, या फिर कुछ कंपनी खरीद लेती है, या फिर कुछ नए कंपनीज इस्टेब्लिश कर देती है जहाँ पे उसका मोर देन 51% वोटिंग राइट होता है, तो वो होता है होली ओन सब्सिडरीज। जैसे कि मान लो एक इन कंपनी है, मान लो एक कोका कोला इंडिया है, कोका कोला इंडिया वो एक इंडियन सब्सिडरी, एक इंडिया में कोका कोला का एक ऑफिस खोला, वो कोका कोला इंडिया नाम रख दिया उसने, और वहाँ पे 100% स्टेक वो रखती है, 100% या थोड़ा कम भी रखती होगी पता नहीं, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या है, रिस्क जो है वो कम हो जाता है, रिस्क रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजिकल कम्पिटेंस। अगर आप अपने ही सारी सारी चीज़ें आप अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपकी जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छे से बनी रहेगी ना। और टाइट कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस पे बहुत अच्छी कंट्रोल रहेगी, क्योंकि आप वोटिंग राइट आपके पास बहुत ज़्यादा है, 51% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स है। हेल्प्स टू अचीव लोकेशन इकोनॉमीज, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन पावर। मान लो इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में आती है, तो वहाँ यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो से टैप कर सकती है, मैन पावर को टैप कर सकती है। सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर यहीं पे आके इन्वेस्टमेंट करेगी और यहीं पे आके प्रोडक्शन सारी चीज़ें करती है, तो वो अमेरिका से अगर मान लो कंपनी आई है, तो अमेरिका और इंडिया के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ख़त्म। डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्जर कमिटमेंट ऑफ फाइनेंस, बहुत ज़्यादा पैसे लगाना पड़ते हैं आपको, प्रोडक्शन फैसिलिटी सेट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें ना, प्रोडक्शन फैसिलिटी हो गया, मैनेजरियल एक्सपर्टाइज हो गया, यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके और नीचे के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क ज़्यादा होता है इसी वजह से, और सबसे कॉस्टलीस्ट मेथड है, यानी सबसे ज़्यादा महंगा मेथड है यही, एक कंपनी इस्टेब्लिश करना। देखो नेक्स्ट क्या है, असेंबली ऑपरेशन। कुछ कंपनी है ए, वो कुछ मैन्युफैक्चर करती है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपनी बी को वो कंपोनेंट्स बेच देती है, एक्सपोर्ट कर देती है, और कंपनी बी जो है वो उन कंपोनेंट्स को जोड़ के और एक
नया क्या कहते हैं प्रोडक्ट बना देती है नया, फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट ए बना देती है, और सेल इन द नेम ऑफ ए, सेल इन द नेम ऑफ टू ए, सेल इन द नेम ऑफ ए, टू नहीं होगा, ठीक है, वो ए के नाम पे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि नोकिया है, फिनलैंड से कुछ पार्ट्स बनते थे, कुछ अमेरिका से, कुछ ताइवान से ले आती थी कंपोनेंट्स, यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट किए, इंडिया में एक्सपोर्ट करके उसे असेंबल किया इंडिया में, नोकिया ने ही, फिर उसने बेच दिए इंडियन कंज्यूमर्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है। एडवांटेजेस क्या हैं, टैरिफ्स बहुत कम लगते हैं, क्योंकि आप अगर एक फिनिश्ड गुड्स ले फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेबर कॉस्ट भी बच जाता है ना, अगर मान लो वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल नहीं है और इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है, तो यहाँ पे इंडिया में आप लेबर का यूज़ करो तो फ़ायदा है। फुल कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको बहुत टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी नहीं पड़ती है, तो कंट्रोल ऑब्वियसली रहेगा ना, सिर्फ आपको असेंबली तो करनी है। टाइट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन ऑपरेशंस, आपको सिर्फ असेंबल करना है, प्रोडक्शन आप अपने यहाँ कर रहे हैं तो टाइट कंट्रोल रहेगा। वेरी लेस इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, लो पॉलिटिकल रिस्क, चलो हाँ, बहुत ज़्यादा कम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि असेंबली करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं चाहिए। आप एक कंपनी खोल सकते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को बैठाओ, ये लो सामान और इसे जोड़ दो। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, मैकेनिकल एक्सपर्टाइज, हाँ टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी चाहिए हो सकता है ना, चलो छोड़ो। डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर असेंबली ऑपरेशंस। मान लो अगर कंपनी ए है, वो कैसे पता करेगी कंपनी बी अपने असेंबली ऑपरेशंस अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसकी एक कमी हो जाती है। प्रोडक्ट्स में नॉट बी असेंबल्ड एज पर ओन ऑफ स्पेसिफिकेशंस, एज पर आवर, एज पर होम कंट्रीज, होम कंपनीज ओन स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से उस जोड़ सकती है कंपोनेंट्स को। मान लो ए के साथ बी को, बी के साथ सी को जोड़ना था, इसने सी के साथ बी को जोड़ दिया, कह रहा है कि प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है ना, तो अपने अपने तरीके यूज़ कर सकती है। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर यानी दो कंपनीज हैं अलग अलग देशों की, वो क्या करती हैं, हाथ मिला लेती हैं। जैसे कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। मारुति सुजुकी भी है, मारुति सुजुकी भी है, हाँ मारुति सुजुकी भी एक एग्जाम्पल है। दो कंपनीज हैं, एक जापान की सुजुकी है, इंडिया की मारुति है। और मारुति एक सरकारी कंपनी थी, पता है किसी को। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि सिंगापुर और जैसे मारुति सुजुकी का एग्जांपल था, सुजुकी जापान की थी, मारुति इंडियन थी, दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने यहाँ पे इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, वो मारुति 800, 1000, ओमनी वैन जो थी, वो किडनैपिंग वाली गाड़ी याद है, तो मूवीज़ वो दिखाता था ना, बहुत फेमस थी गाड़ी वाली। तो नेक्स्ट हाँ, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो रिस्क बढ़ जाता है, आपको आधा रिस्क बियर करना पड़ता है, यानी जो कंपनी जितना स्टेक रखती है उतना रिस्क ज़्यादा बियर करेगी। जॉइंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, दो लोग अगर मिलकर पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, आपको अकेले पैसा कम लगाना पड़ेगा, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। अब बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी, वही चीज़ बताया था ना, सिनर्जी मतलब अकेले जो कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, दो लोग मिलकर थोड़ा ज़्यादा उखाड़ लेते हैं, मतलब कुछ नहीं, जैसे अकेले 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, दो कंपनीज मिलकर 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, पार्टनर्स जो है वो अपने जो कंट्रोल, देखो जैसे अगर पार्टनर मान लो कि मारुति और सुजुकी थी, दो कंपनीज थी, दोनों में से कोई अकेले अगर चाहे कि मैनेजमेंट पर कंट्रोल कर सके तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, आप दोनों मिलकर ही काम कर सकती हैं। शेयर्ड ओनरशिप में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अगर ओनरशिप अगर बटी हुई होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाती है। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक एक बनानी होती है, अलायंस यानी मिल जाना, जोड़ लेना कंपनीज़ को। क्या होता है कि दो और दो से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, वो एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती हैं कि हाँ हमें ये बनाना है, हम वो बनाना है, हम इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। उसके लिए क्या करती हैं, अपने रिसोर्सेज एक साथ शेयर करती हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स उन्हें बनाने होते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में कॉपरेट कर सकते हैं, डेवलपमेंट में कॉपरेट कर सकते हैं, सेल ऑफ प्रोडक्ट में कॉपरेट कर सकते हैं, या फिर तीनों में कॉपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं एक इजी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, चूँकि आप दोनों को ज़रूरत होती है तो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज आप आसानी से कर सकते हैं। ग्लोबल कंपटीशन को आप मीट कर सकते हैं, दो लोग मिलेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा होगा, सिनर्जी इफेक्ट। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे चली आएगी, इकोनॉमीज ऑफ इसका हो गया। तो एज ईजी एग्जिट बेनिफिट अवेलेबल, आप एग्रीमेंट तोड़ के गायब हो सकते हैं ना, सेम बस ये चीज़ एक एग्रीमेंट ही तो है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इस यूनिट्स तो बैठाया नहीं है। फर्म्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपने अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी
वो रिटेन करते हैं। अब आप एक नई, जब मारुति सुजुकी थी तो अब ना मारुति के नाम पे वो गाड़ी बिकी ना सुजुकी के नाम पे, मारुति सुजुकी के नाम पे बिकी। इसमें क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, दोनों कंपनी का नाम रहेगा वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिफिकल्ट टू, एक अच्छा भरोसेमंद इंसान ढूंढने में मुश्किल होती है, तो कंपनी ढूंढने में तो मुश्किल होगी। लॉस ऑफ मार्केट शेयर, अगर आप किसी एक कंपनी के साथ इस्टेब्लिश करते हैं, कंपनी के साथ अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को या सेलिंग फैसिलिटीज़ को, किसी भी चीज़ को आप इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप मार्केट शेयर अपना खो बैठेंगे, कि उसके साथ बांटना पड़ेगा ना। एज पार्टनर कैसे एग्जिट अलायंस एनी टाइम, सो अलायंसेज आर रिस्की। अब कोई भी अगर पार्टनर है, वो जो भी अलायंसेज अग्रीमेंट्स बने हुए हैं, उस वहाँ से कभी भी एग्जिट कर सकता है, तो थोड़े रिस्की हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड यानी नई इन्वेस्टमेंट्स कर देना, एक पूरी तरीके से एक नया सेटअप क्रिएट करना, एक पूरी प्रोडक्शन यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करना, उसे कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और एक एग्जिस्टिंग पुरानी, मतलब ख़राब पड़ी या फिर सेकेंड हैंड कह सकते हैं ना, तो वो एक प्लांट खरीद लेना, फिर उसे अपने हिसाब से चलाना, उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसे याद कर सकते हैं ना, ग्रीन मतलब नया, ब्राउन मतलब जंग खाया हुआ, तो याद कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है ग्रीन फील्ड के एडवांटेजेस हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी रहेगी। ऑब्वियसली आपको फुल कंट्रोल रहेगा, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। और लेस कॉस्टली टू मेंटेन, न्यू फैसिलिटीज़ जो होती हैं आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप हर चीज़ नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। और ब्राउन फील्ड का एडवांटेज क्या है, स्टार्टअप कॉस्ट आर वेरी लेस, चूँकि आपको नई यूनिट नहीं इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, पुरानी यूनिट खरीद रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस ले आ दो, तो एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, ग्रीन फील्ड का डिसएडवांटेज है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाएगी लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और इनिशियल कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। ब्राउन फील्ड के डिसएडवांटेजेस क्या है, जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसे अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, और ओल्ड फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, तो दो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मर्जर है, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर क्या होता है, कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गई। एक्विजिशन यानी किसी कंपनी ने किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। मर्जर क्या होता है, एक कंट्री ए की कंपनी एक्स है, कंट्री बी की कंपनी वाई है, और दोनों ने मिलके एक कंपनी में, या उसी कंपनी में, वो एक नई कंपनी में कोई नई कंट्री में कोई नई कंपनी बना दी, तो हो गया वो। और एक्विजिशन क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो पुरानी एक कंपनी को अक्वायर कर लेती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, बेटर नॉलेज ऑफ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, क्योंकि आप दोनों में क्या होता है कि एक किसी कंपनी के साथ मिलते हैं या तो एक्वायर करते हैं, तो वहाँ की जो डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट है वहाँ पे आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी मिलेंगी आपको, दो लोग मिलकर अच्छा काम कर लेंगे। और लो कॉस्ट मेथड, आपको कॉस्ट कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों साइड में आपके पास वही एक सब्सिडरी कंपनी रहेगी ही। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लीगल और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसीजर चाहिए, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं। अगर कंबाइनिंग पार्टनर इज़ इन एफिशिएंट, देन हाँ ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर इन एफिशिएंट अगर वो निकल जाता है, यानी कि काम लायक नहीं, कमज़ोर पार्टनर, तो बहुत आपको घाटा बैठ जाएगा। इसमें है कि टाइप्स ऑफ मर्जर कितने, टाइप्स ऑफ मर्जर है 5। एक होता है कॉन्ग्लोमरेट यानी टोटली अनरिलेटेड, यानी अगर एक कंपनी है वो फार्मा में डील करती है और कंपनी बी है वो डील करती है कार मैन्युफैक्चरिंग में, वो मर्ज हो जाती है, तो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक अब मान लो दो सिमें देखो, जैसे एक कंपनी ए है जो कि कार मैन्युफैक्चरर, कंपनी बी है वो भी कार मैन्युफैक्चरर है, दोनों मिल गई और दोनों सेम लेवल के बिजनेस एक्टिविटीज़ करती हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल मैंने मर्जर है। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, एक ही इंडस्ट्री में, मान लो कार मैन्युफैक्चरर है, एक कार मैन्युफैक्चरर बहुत बड़ा है और एक छोटा कार मैन्युफैक्चरर है, या फिर कोई कंपोनेंट है, मान लो उसका पार्ट में टायर मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, तो वो हो गया वर्टिकल मर्जर। जैसे कि मान लो अगर कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है और जाएगी पाकिस्तान में, नहीं पाकिस्तान में जाएगी तो पाकिस्तान खरीद लेगी ना, छोड़। अगर मान लो इंडियन कंपनी है, वो जाती है चाइना में, ठीक है, चाइना में जाती है और वहाँ की चाइना से अगर कार मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में इंडियन कंपनी, चाइना में उसके कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो अगर वो कंट्रोल चाहती है तो वो उन कंपनीज पे, मतलब उस कंपनी को ही खरीद लेती है, तो वो हो गया वर्टिकल मर्जर, या मर्ज हो जाएगी, यानी वोटिंग राइट्स खरीद लेना एक्चुअली,
वोटिंग राइट्स यानी क्या होता है, शेयर्स खरीद लेना, मतलब स्टेक, मेजोरिटी स्टेक उसका हो जाएगा होम कंट्री का। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है, आप दो कंपनीज हैं एक जैसे मार्केट में, सॉरी देखो, एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कार वाली मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जांपल अच्छा है। कार मैन्युफैक्चर करती है एक कंपनी इंडिया में, एक कंपनी जापान में। तो मान लो मारुति और सुजुकी का फिर से एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो उसने क्या किया कि मारुति और सुजुकी एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगी जो कि दोनों जगह बिक सकती है। इससे क्या होगा, और इसलिए वो मर्ज कर जाएंगी क्योंकि जो इंडियन मारुति थी उसको जापानीज़ मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा, और जो जापानीज़ सुजुकी थी उसे इंडियन मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। सेपरेट मार्केट्स में काम कर रही होती हैं, और एक्सेस उनका मेन पर्पस क्या होता है, कस्टमर एक्सेस। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है, जो एक कंपनी, मान लो रिलेटेड कंपनी, जैसे कि मान लो एक टायर कंपनी है, एक कार कंपनी, दोनों मर्ज हो गए किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ मर्ज कर जाना। दैट डील इन द प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑपरेट इन द सेम मार्केट। इंडियन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी वहाँ बनाती है स्टेयरिंग, एक इंडियन कंपनी बनाती है, यानी स्टेयरिंग वाला एग्जाम्पल अच्छा नहीं है। जैसे 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 बिस्लरी का एग्जांपल ले लो आप, तो पानी फिल्टर एक कंपनी बनाती है, बॉटल एक कंपनी बनाती है, दोनों मिल गया तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर हो गया। काउंटर ट्रेड क्या होता है, काउंटर ट्रेड यानी एक, मान लो कि किसी कंपनी के, किसी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, तो गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते हैं, तो वो होता है काउंटर ट्रेड, ठीक है। और बायलेटरल एग्रीमेंट होता है इसके लिए, गुड्स ऑफ सेम, मतलब सेम वैल्यू की, जितना इंपोर्ट हुआ उतने ही वैल्यू के गुड्स एक्सपोर्ट कर देना होता है। और जहाँ पे मान लो करेंसी एक्सचेंज बहुत एक बैरियर का काम कर रही है, वेयर देयर करेंसीज क्रिएट बैरियर्स टू एफिशिएंट ट्रेड, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो इसके चार चार तरीके हैं ना, चार तरीके हो सकते हैं। बार्टर यानी प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स, बाई बैक कॉम्पनसेशन यानी जो, जैसे मान लो मान लो होम कंट्री है, मान लो इंडिया है, इंडिया ने कहीं किसी चाइना कंपनी के साथ ट्रेड किया, चाइना नहीं, मान लो बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रही है, इंडिया ने पैसे दिए, बांग्लादेश ने प्रोडक्ट जो बनाया वो वापस दे दिया, तो बाई बैक, ठीक है, वो हो गया, वो उसी पैसे से जो प्रोडक्ट बना वो वापस आ गया। काउंटर परचेज यानी अगर अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए तो मुझे उसे पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट नहीं लेगा और बदले में मेरे से वो कुछ प्रोडक्ट्स खरीद लेगा आगे चल के, ठीक है। ये हो गया काउंटर परचेज, परचेज के बदले परचेज कर लेना। और स्विच ट्रेडिंग क्या होती है, स्विच ट्रेडिंग क्या होती है, दो कंट्रीज़ हैं, दो कंपनीज, दो अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनीज होंगी, वो क्या करेंगी, एक अग्रीमेंट पे साइन कर लेंगी कि हाँ भाई आप देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कंट्री ए है, उसने क्या की, एक्सपोर्ट की चाय टी को कंट्री बी को, उसने बदले में इम्पोर्ट की कारपेट, ठीक है। और जो अब कंट्री ए है, ये इस कारपेट को, इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी कंट्री ए को कारपेट की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कंट्री थ्री को उसे बेच दिया और पैसे ले लिए। तो कंट्री ए को, कंट्री बी जो है, कंट्री टू जो है, वो एक्सपोर्ट के बदले कारपेट भी दे दिया उसने, कंट्री वन का जो टी भी एक्सपोर्ट हो गया और कंट्री वन को पैसे भी मिल गए, ठीक है। इसने कारपेट इंपोर्ट करके इसे बेच दिया और वापस में पैसे ले लेगी। सेट ऑफ ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है that a country will offset a hard currency purchase for a product from that nation by selling some products in future for hard currency। वही चीज़ है ना, पैसे मतलब सामान खरीदो और बाद में चल के फिर करेंसी बदले, जैसे मान लो इंडिया है, उससे कुछ सामान बेचा, फिर उससे कहे कि आप भाई सेम सेम नहीं, जैसे मान लो कि अगर इंडिया है, इंडिया बांग्लादेश में ट्रेड हो रहा है, इंडिया ने बांग्लादेश को टमाटर बेचा, पैसे ले लिए, और फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट करेगी कि आप मेरे से प्याज खरीदोगे आगे चल के, तो प्याज उसने बेच दिया, फिर पैसे ले लिए, बस ऑफसेट हो गया। इसका एडवांटेजेस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं होती है, फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस, तो इसीलिए आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जहाँ पे कन्वर्टेबल करेंसी बहुत कम होती है वहाँ पे एक बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इनएफिशिएंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस एज पेमेंट मे बी ऑफ पुअर। हाँ, मान लो कि अगर कोई तुमने अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट के बदले जो प्रोडक्ट में पेमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो एक घाटा की सौदा हो सकता है ना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ काउंटर पार्टी, बहुत मुश्किल से एक ऐसी पार्टी मिलती है जो कि सामान के बदले सामान दे दे, ठीक है। अदर मेथड्स कौन कौन से हैं, थर्ड कंट्री लोकेशन,
मान लो कि पॉलिटिकल या अदर रीज़न है, जैसे कि या टैक्स की बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कंपनी है वो डायरेक्ट, मान लो इंडिया का कोई कंपनी पाकिस्तान में डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है लगभग लगभग। तो वो क्या करेगी कि वो चाइना में अपनी फर्म इस्टेब्लिश कर देगी और चाइना से फिर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर देगी। तो समझ रहे हो, थर्ड कंट्री लोकेशन। इनफॉर्मल कॉपरेशन क्या होता है, जो म्यूचुअल ट्रस्ट पे वो अपने टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करते हैं। क्या क्यों करते हैं, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट शेयर, फॉरेन एक्सचेंज एंड मार्केट शेयर, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि पार्टनर्स पे बाइंडिंग नहीं होती कोई भी, अपने आप मतलब सिर्फ ओरल कॉपरेशन है। इनफॉर्मल यानी कोई फॉर्मल कोई लिखित दस्तावेज नहीं है वहाँ पे, बस बातचीत हो गई, हाँ भाई हम ट्रस्ट कर दें तुम पे, मेरे पे ट्रस्ट करो और चलो, जैसे कि अमेरिका करता है ना। कंसोर्टिया क्या होता है, कई फर्म्स मिल जाती हैं या कई सेक्टर्स मिल जाते हैं और अपने रिसोर्सेज को का पूल बनाते हैं, पूल यानी एक जगह इकट्ठा करते हैं, और सिनर्जी इफेक्ट वही वाली चीज़ है। तो ख़त्म हो गया चैप्टर 1। और देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे मेथड्स हैं एंटर करने के लिए ग्लोबल मार्केट में, कई अपने अपने एडवांटेजेस हैं, कई अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं उनके। तो अपने अपने कंपनी के हिसाब से, अपने अपनी मार्केट के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, नीड के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो ये था चैप्टर 1। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। जल्दी उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। थोड़ी वीडियो ये लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। आप इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, यहाँ पे रहे क्वेश्चंस आपके लिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, ये रहा।